नमस्कार। भारतीय राजनीति इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों के सामने और देखते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं पार्लियामेंट की कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़, कार्रवाइयाँ और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा एग्जामों में आते हैं, कभी पेपरों में आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे आर्टिकल 118 में जिक्र किया गया है पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस के बारे में, संसद की कार्रवाइयाँ जो होती हैं मेन, और उसमें जो मुख्य चीज़ें हैं, इसमें से क्वेश्चन हमेशा फीचर होते हैं और आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। नाम सुना होगा, जब भी मानसून, जब भी सत्र चलता है, सेशन चलता है इंडिया में, एटलीस्ट 3 टाइम तो सेशन चलता है साल में। और ऐसी रेगुलेशन तो नहीं है कि कितनी बार सेशन चलेगा, लेकिन 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे देश में 3 सेशन चलते हैं, है ना, शीतकालीन, बजट और मानसून सेशन। अब जो सब सदन चलेगा तो कुछ प्रोसेसेस को फॉलो किया जाएगा ना भाई, है ना। तो आर्टिकल 118 में कुछ प्रोसेस के बारे में डिस्कशन किया गया है, अब उसमें ही पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल। नाम से पता है प्रश्नकाल मतलब प्रश्न को पूछने का पीरियड, ठीक है। ये हाउस का पहला आवर होता है 12 से 1 बजे वाला, और इंग्लैंड से इसकी शुरुआत हुई थी। 1721 में इसको पहली बार यूज़ किया गया था इंग्लैंड में, और 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, भारत परिषद अधिनियम, उसमें जिक्र किया गया था इस क्वेश्चन आवर के बारे में 1892 में, 1892 में। तब से ये इंडिया में यूज़ हो रहा है। तो क्या ये भारत में ब्रिटेन की ओर से देन है, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किससे? सरकार से पूछे जाएंगे और लोगों से भी पूछे, दूसरे गैर सरकारी लोगों से भी पूछे जाते हैं, तो उनको गैर सरकारी प्रश्न कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन कितने टाइप के होते हैं। तारांकित मतलब स्टार मार्क्ड, जिसपे स्पेशली स्टार मार्क मारा हुआ है। अतारांकित नॉन स्टार मार्क्ड। कौन सा क्वेश्चन स्टार मार्क्ड है, कौन सा क्वेश्चन स्टार मार्क नहीं होगा, ये डिसाइड करता है स्पीकर, हेड ऑफ हाउस, ठीक है जी। फिर दूसरा है अल्प सूचना मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन पे शॉर्ट नोटिस देके क्वेश्चन पूछना, और एक होता है क्रॉस क्वेश्चन पूछना, ठीक है। तारांकित और अतारांकित अमूमन जो प्रश्न होते हैं उसके लिए 10 दिन पहले आपको वो प्रश्न देना होता है कंसर्न मिनिस्ट्री को, जो वो प्रश्न जाता है, फिर उसके ऊपर एक डिटेल आंसर तैयार होता है। तरीका ये है इसमें, जो नॉर्मल तरीका होता है, ठीक है। अब देखते हैं तारांकित प्रश्न में होता क्या है। इसमें स्टार मार्क्ड अगर कोई क्वेश्चन हो गया तो उसका आंसर सरकार को तुरंत देना होगा, मतलब सरकार मतलब जो जिस मंत्रालय से रिलेटेड है उस मंत्रालय को देना होगा, और ये आंसर ओरली ही दिया जाता है, रिटर्न नहीं दिया जाता है, बिकॉज इसका आंसर जल्दी चाहिए होता है, ठीक है। 10 दिन पहले दिए जाते हैं दोनों ये, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। लेकिन इसका आंसर ओरल ही दे दिया जाता है क्योंकि इसको बहुत जल्दी देना पड़ता है। अतारांकित कौन सा होता है? इसमें आप मंत्री, जिस मंत्रालय का क्वेश्चन है, मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, कोई क्वेश्चन पूछा गया वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो उसका आंसर ये, फिर अगर इस कैटेगरी में है अनस्टार्ड अनमार्क्ड, तो उसका रिटर्न आंसर ही आएगा, रिटर्न आंसर ही मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का डिसाइड कौन करता है? स्पीकर करता है कि ये क्वेश्चन किस कैटेगरी में है। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन है शॉर्ट नोटिस। जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल तरीके से तो हमको भैया 10 दिन पहले ये नोटिस देना होता है, क्वेश्चन 10 दिन पहले क्वेश्चन पुटअप करना पड़ता है, लेकिन कुछ इस कैटेगरी में आप कम समय में, है ना, कम समय में ही एक शॉर्ट नोटिस देके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका आंसर दिया जाता है, और इसमें भी ओरल आंसर दिया जाएगा आपको, ठीक है। फिर इसी तरह से क्रॉस क्वेश्चन। क्रॉस क्वेश्चन मतलब प्रश्नों के ये दोनों क्वेश्चन इस कैटेगरी में आपने क्वेश्चनिंग की थी, अब आपको आंसर मिल गया, तो आप इस पर क्रॉस क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, तब इस कैटेगरी में क्रॉस क्वेश्चन पुटअप का मतलब पूरा क्वेश्चन आप संतुष्ट नहीं हुए, आपने फिर इस पर कुछ क्वेश्चन फायर किया हुआ है, तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। मेनली ये 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसको इस टाइप पे डिस्कस किया जाता है। डन हो गया। अब देखिए क्या था, 0 आवर। 0 आवर ये इसका हमारे संविधान में कोई जिक्र नहीं है, ये भारत की ही देन है ना, किसी अन्य देश में नहीं है। क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद का पीरियड, ठीक है, क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद का पीरियड, और इसमें बिना किसी पूर्व नोटिस के, इसमें तो पहले नोटिस देना पड़ता है भाई क्वेश्चन का, इसमें नोटिस नहीं, इसमें बिना किसी नोटिस के पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई भी अगर मैटर है उस पर क्वेश्चन दागा जा सकता है, और फिर कंसर्न मिनिस्ट्री को आंसर देना होगा। करीब 20 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर की प्रश्नों को उठाया जा सकता है। इसके अंदर किसी भी लोकहित के मुद्दे पर कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है बिना किसी नोटिस के, ठीक है। अब देखिए कुछ मोशंस होते हैं, प्रस्ताव होते हैं जिसके द्वारा कि संसद के सदस्य अपनी बातें रखते हैं संसद में, ठीक है ना। मुद्दा ये है, और ये आप लोगों ने सुने होंगे सारे नाम, अब इनको देखते हैं। जैसे कि पहला है, ये देखिए मतलब मैंने देखा पार्लियामेंट्री मोशंस क्या होते हैं, कुछ सदस्य लोकहित के प्रश्नों पर इन प्रस्तावों के माध्यम से ही उठाते हैं।
कुछ इंपॉर्टेंट मोशंस, सबसे मेन है कार्य स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव, खूब सुना होगा काम रोको प्रस्ताव या अडजर्नमेंट मोशन। मतलब क्या, सब कुछ किनारे करो भैया, अब इस मैटर पे बात होगी, मुद्दा ये है ना, इस तरह की बात। ये कब लाया जाता है, मतलब ये मोशंस है या तुरंत ला के भाई देखिए, हम घर में हम अपना घर चला रहे हैं, तो अचानक से कभी कुछ होता है, हम अपना डेली रूटीन फॉलो करते हैं, लेकिन अचानक से कभी कुछ इमरजेंसी हो जाए तो हम अपने डेली रूटीन को किनारे करके फिर अर्जेंट किसी पर्टिकुलर चीज़ पे काम करते हैं। उसी तरह ये है कि अगर देश हित पे या कोई अचानक से बड़ी घटना घट जाती है तो उसके अंतर्गत ये कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है। क्वेश्चन आवर जैसे ही खत्म होता है, जैसे ही क्वेश्चन आवर खत्म होता है, इसमें कोई भी सदस्य है ना कार्य स्थगन प्रस्ताव या अर्जेंटमेंट मोशन ला सकता है। मतलब कि भाई अब क्वेश्चन आवर के बाद जो प्रक्रिया चल रही है उसको किनारे करो और इस मुद्दे पे चर्चा करो। लेकिन ये अर्जेंटमेंट मोशन लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है और स्पीकर ही डिसाइड करेगा कि अर्जेंटमेंट मोशन आएगा कि नहीं आएगा। 50 सदस्य हो गए तो फिर उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है और इसके अंतर्गत फिर उस मुद्दे पे, जिस मुद्दे पे ये मोशन लाया गया, उससे पूरी बातचीत होती है और सदन तब तक एडजर्न नहीं होगा जब तक इस पे पूरी बात हो ना जाए, मतलब इस मैटर का निपटारा हो ना जाए। मतलब क्या, कार्य स्थगन प्रस्ताव कहता था कि कोई मसला शुरू हो गया, डिबेट शुरू हो गई, तो जब तक अपने एंड पे नहीं पहुंचेगी, चाहे कितना भी टाइम हो जाए, तब तक वो डिबेट चलती रहेगी, खत्म नहीं होगी। और जैसे ये डिबेट खत्म होगी, हाउस उसी समय स्थगित हो जाएगा। ठीक है, अगले दिन के लिए। तो ये हो गया कार्य स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, 50 लोगों का समर्थन चाहिए होगा और इस पर चर्चा शुरू होती है शाम को 4 बजे और इसमें दिया जाता है इसको क्वेश्चन आवर के बाद। क्लियर। दूसरा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कॉल अटेंशन मोशन, अपनी तरफ ध्यान दिलाना, मेरी बात सुनो, है ना, ये भारत की देन है। ठीक है, इसमें लोकहित के मुद्दे पर ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है कि इस मुद्दे पे पहले चर्चा की जाए, है ना। ध्यानाकर्षण कार्य स्थगन प्रस्ताव से थोड़ा ये अलग होता है। ठीक है, इस पर किसी खास बात पे फोकस करवाया जाता है, उस पर डिबेट की जाती है, सिंपल। अगला प्रिविलेज मोशन। आप लोगों को पता है कि जो संसद के सदस्य हैं उनको कई सारी इम्यूनिटीज़ होती हैं, उनके पास कई सारी ताकतें होती हैं और उसका अगर कभी हनन होता है तो ये अवैध माना जाता है और इस पे संसद को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अधिकार है कि उसके खिलाफ प्रस्ताव ला सके। मतलब सांसद जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसको पूरा राइट है कि उसे हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि सरकार क्या कर रही है। मान लीजिए उसने कोई क्वेश्चन पूछा सरकार से, सरकार ने कोई आंसर दिया किसी भी चीज़ पे और उसे पता लगता है कि उससे कोई चीज़ छिपाई गई है, अर्थात मंत्री ने या सरकार ने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दी है या इन्फॉर्मेशन को छुपाया है, तो वह उनके खिलाफ ये प्रस्ताव ला सकता है कि भाई हम मेरे प्रिविलेज का हनन हुआ है, मतलब मेरे विशेषाधिकार का हनन हुआ है और इसके तहत प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है। ठीक है, अगर ये प्रिविलेज मोशन पास हो सकता है तो उस मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ सकता है। ठीक है, अगर सरकार ने छुपा किया तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। अगला निंदा प्रस्ताव, ये बड़े खतरनाक प्रस्ताव हैं। सेंसर मोशन, निंदा प्रस्ताव लाया जाता है जब ज़्यादातर गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा, तो उस तब लाया जाता है जब सरकार की पॉलिसी से, सरकार की किसी नीति से या सरकार के किसी कार्य से सदस्य खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो उनके खिलाफ ये निंदा प्रस्ताव लाते हैं। और अगर ये निंदा प्रस्ताव पास हो गया, इस पर डिबेट की जाती है, अगर ये निंदा प्रस्ताव पास हो गया तो गवर्नमेंट को इस्तीफा देना पड़ता है। इसका मतलब क्या होता है कि पार्लियामेंट का फेथ नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर और गवर्नमेंट जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है उसका विश्वास नहीं रह गया है लोकसभा पे। ठीक है, तो इसलिए इनको तुरंत इस्तीफा देना पड़ सकता है, बहुत खतरनाक होता है ये। अगला कटौती प्रस्ताव, कट मोशन। कट मोशन क्या होता है? कट मोशन होता है कि सरकार की नीतियों के विरोध करना। ठीक है, और उसमें कुछ सरकार ने जो नीति बनाई है या कोई आर्थिक बात कही है या कुछ भी कहा है उसमें कटौती प्रस्ताव लाना, मतलब कमी करना। और अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो इट मीन सरकार फेल रही है और सरकार को यहाँ पर इस्तीफा देना पड़ सकता है। जो कटौती प्रस्ताव होता है वो बेसिकली 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। नीतिगत कटौती, अर्थगत कटौती और प्रतीक कटौती। नीतिगत कटौती सबसे ज़्यादा क्रूशल होती है। नीतिगत मतलब कि पॉलिसी में कट लगाया जाता है, मतलब गवर्नमेंट की जो कोई पॉलिसी चल रही है और उसके ऊपर आप संतुष्ट नहीं हैं और उसको बदलने के लिए या उसमें कमी लाने के लिए ये प्रस्ताव लाते हैं। और अगर ये पास हो जाता है तो सरकार गिरेगी, इस्तीफा होगा। अर्थगत मतलब सरकार की कोई इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें बदलाव के लिए, कमी के लिए आप लाते हैं, तो अर्थगत कटौती या इकोनॉमिक कट मोशन कहलाता है। या एक प्रतीक कटौती की मतलब कुछ भी चेंज नहीं करना है लेकिन आप सिर्फ विरोध के लिए ये कट मोशन ला रहे हैं और
अगर ये पास होता है तो 100 मतलब सरकार तो इस्तीफा तो देगी, लेकिन इसमें सिर्फ सिंबॉलिक तरीके से सिर्फ 100 रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है कि जो भी सरकार का इसमें क्रियाकलाप है उसमें 100 रुपये की कटौती की जाएगी, मतलब मानक कटौती होती है, सिंपल सेरेमोनियल, सरकार की बेइज्जती करने के लिए एक प्रकार से। 3 प्रकार की कटौती कट मोशन में, ठीक है। देखिए अगला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में न्यूज़ में भी आया था, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मतलब क्या, मेरा आप में विश्वास नहीं है, वो मोशन लाना। जब संसद को लगता है कि संसद का सरकार में विश्वास नहीं रह गया, या मंत्रिपरिषद के ऊपर विश्वास नहीं है, मंत्रिपरिषद के पास सदन में विश्वास मत नहीं है, तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ये ज़्यादातर विपक्ष में लाया जाता है, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, और ये सिर्फ लोकसभा में ही लाया जाएगा, राज्यसभा से इसका कोई मतलब नहीं है। लोकसभा में ही लाया जाएगा, राज्यसभा से कोई मतलब नहीं है। और इसके अंतर्गत रूल 158, ये देखिए संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है, इसका जिक्र पार्लियामेंट के रूल बुक 198 में है ना, जिसके अंतर्गत इसमें कम से कम जब 50 लोग सहमत होंगे संसद के, लोकसभा के, तो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और स्पीकर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। स्पीकर के ऊपर होता है ये एक्सेप्ट करने के लिए। और जब ये अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो फिर इसके ऊपर बहस होती है और फिर फाइनली वोटिंग होती है, और इस वोटिंग में अगर सरकार के अगेंस्ट में वोट पड़ गया सिंपल मेजोरिटी से भी, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। अविश्वास प्रस्ताव सिंपली यही है कि भाई हमारा इस सरकार में विश्वास नहीं है, और सरकार कोशिश करती है कि नहीं हमारा विश्वास है, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो गया तो सरकार गिरेगी। अब तक करीब 27 बार 28 बार हो गया, 28 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है, जिसमें से 27 बार ये गिर चुका है। सिर्फ एक बार पास हो गया था मोरारजी देसाई के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, जिसके अंतर्गत उनको इस्तीफा देना पड़ गया था, ठीक। अगला है विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन। यह अपोजिट है इसका। जब राष्ट्रपति को लगे कि भाई इस सरकार के पास बहुमत नहीं है, प्रेसिडेंट को लग जाए, तो वो गवर्नमेंट को बोलता है कि तुम अपनी मेजॉरिटी प्रूव करो हाउस में, लोकसभा में, और इस मोशन को बोला जाता है कॉन्फिडेंस मोशन, कि भैया हमें भरोसा नहीं लग रहा है, मुझको भरोसा नहीं लग रहा है कि आपके पास मेजॉरिटी है, तो आप इस मेजॉरिटी को प्रूव करो। और इसके राष्ट्रपति कहने पे फिर हाउस में वोटिंग होती है और मेजॉरिटी सरकार पास प्राप्त करने की कोशिश करती है, और इस कंडीशन में जब मेजॉरिटी मिलती है तो उसको माना जाता है कि विश्वास प्रस्ताव अचीव हो गया है। ये भारत के दिन है, इसका और कहीं जिक्र नहीं है, ठीक हो गया। अब लास्ट है धन्यवाद प्रस्ताव, वोट ऑफ थैंक्स, है ना। राष्ट्रपति को संसद के द्वारा धन्यवाद बोला जाता है। जब नई सरकार बनती है तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, और उसमें राष्ट्रपति को संसद की ओर से धन्यवाद दिया जाता है, और इस धन्यवाद प्रस्ताव को सरकार इस प्रस्ताव को रखती है कि हाँ जी हम राष्ट्रपति महोदय को धन्यवाद बोलते हैं, और इस प्रस्ताव को फिर संसद से पास कराना होता है, लोकसभा से। और जब ये पास हो जाता है तो इट मीन्स कि सरकार की नीतियों में संसद को भरोसा है। तो इस प्रकार से सरकार की नीतियों स्टैम्प के रूप में कार्य करता है ये, और ये राष्ट्रपति को दिया जाता है धन्यवाद प्रस्ताव, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मोशन है जो कि पार्लियामेंट में अमूमन हमारे देखने में आते हैं, और भी हैं लेकिन पेपर में यही आता है। अब इसके अलावा कुछ रूल्स भी हैं जिसमें कि डिबेट्स वगैरह से जुड़ी हुई रूल है, जो कि ज़्यादातर हम पेपरों में देखते हैं। इसमें है एक रूल 377 में क्या है कि जो तारांकित या अतारांकित, मार्क्ड अनमार्क्ड फॉर्म में जो क्वेश्चन हम नहीं पूछ पाते हैं, उस क्वेश्चन को यहाँ हम सीधे पूछ लेते हैं, है ना। रूल 377 के तहत कोई भी सीधे इस क्वेश्चन आवर में ना पुट करके इस रूल के तहत सीधे सरकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, या कंसर्न मिनिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। 388 इसमें सारे नियमों को किनारे रख के सरकार से क्वेश्चन पूछा जाता था, बिना किसी रूल रेगुलेशन से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, और सरकार इसका ओरली आंसर देती है, ठीक है। रूल 388 ये हो गया। अब रूल 184 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो विषय हैं, तो 184 और 193। रूल 184 के तहत क्या होता है, ये टाइप ऑफ डिबेट होती है। मान लीजिए किसी पे चर्चा हो रही है, तो बोल दे भाई रूल 184 के तहत चर्चा होगी, है ना। रूल 184 के तहत चर्चा का मतलब क्या है कि चर्चा होगी, उसके बाद में उस मैटर के ऊपर वोटिंग होगी कि कितने लोग इससे सहमत हैं, कितने लोग इस प्रस्ताव से असहमत हैं। तो 184 के तहत चर्चा होती है, प्लस बाद में मतदान का प्रस्ताव होता है। इसमें कई बार सरकार के खिलाफ अगर मतदान हो जाता है तो ये बड़ी शोचनीय स्थिति हो जाती है। और रूल 193 डिट्टो 184 की तरह है, लेकिन इसमें डिबेट के बाद सिर्फ डिबेट होती है और इसमें मतदान का प्रस्ताव
नहीं होता है। जो गवर्नमेंटें होती हैं, जो सरकार होती है, वो 193 के तहत डिबेट की ज़्यादा कोशिश करती है। जो विपक्ष होता है वो 184 के तहत की कोशिश ज़्यादा करता है कि डिबेट हो। ठीक है। एक होता है रूल 115, अगर कोई मंत्री ने अपने डिटेल में कोई गलत जानकारी दे दी है ना, तो उस पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए रूल 115 यूज़ होता है। रूल 115 यूज़ होता है। ठीक है। तो ये कुछ रूल है जो कि रूल बुक के रूप में चलती हैं। अब इसमें वर्ड आता है गिलोटिन। गिलोटिन क्या होता है? वर्ड आप लोग कई बार आया होगा। गिलोटिन होता है कि आपको पता है कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि संसद में कानून बनता है बिल से, फाइनली पास होता है, लेकिन उससे पहले चर्चा होती है उस पर। लेकिन कई बार क्या होता है कि कम समय होने के कारण बिल के ऊपर चर्चा नहीं हो पाती और बिल सीधे मतदान के लिए आ जाता है, सीधे वोटिंग के लिए आता है, पास करो। तो उस कंडीशन में उसको गिलोटिन बोला जाता है। गिलोटिन। ठीक है। फिर एक होता है विप। आप लोग देखते हैं ना, विप जारी करना। विप क्या होता है? ये एक प्रकार से प्रोटोकॉल होता है डिसिप्लिन का, मतलब कि नियम होता है। इस नियम के तहत खास तौर से ये वोटिंग पे जारी किया जाता है। ये पार्टियां अपने पार्टी मेंबर्स को जारी करती हैं, अपने संसद सदस्यों को या अपने सदस्यों को जारी करती हैं। और उसके जब कहीं मान लीजिए वोटिंग हो रही है, मान लीजिए कि कांग्रेस बीजेपी सब पार्टियाँ हैं, किसी मुद्दे पर वोटिंग होनी है, तो सारी पार्टियाँ अपने सदस्यों को ये विप मतलब गाइडलाइंस जारी कर देती है कि भाई आपको इस पर इस तरह से वोटिंग करनी है ना। अगर कोई इस विप को नहीं मानता है तो वो पार्टी उस सदस्य की सदस्यता समाप्त कर सकती है या उसके ऊपर कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई, डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए फ्री होती है। तो विप समझ गए, एक प्रकार से डिसिप्लिन प्रोटोकॉल है ना, अपने मेंबर्स के लिए हर पार्टी यूज़ कर सकती है। गिलोटिन बता दिया। इसी के साथ ये वीडियो फिनिश होता है। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।